वही फोर्स यहाँ पे क्या कहलाएगा, पर यूनिट चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होगा वही क्या कहलाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू, पर यूनिट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा वही क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी कभी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बोला जाता है। यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। जब भी आप वेक्टर फॉर्म में सोल्व कर रहे हो तो यहाँ को क्यू को साइन के साथ लिखना पड़ेगा, आपको क्यू को विद साइन के साथ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर क्या रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक चीज बता रहा है इस चार्ज को कि यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। जब ये इसने इसके ऊपर फोर्स फील अनुभव किया, इसने फोर्स फील किया, तो इसको ये पता चल गया कि यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज क्या है मौजूद है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज को बता रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। यहाँ पे जो ई होगा वो किसकी वजह से है, सोर्स चार्ज की वजह से, क्योंकि ये जो चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इस चार्ज का भी अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टेस्ट चार्ज है, लेकिन ये टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा तो वो क्या कहलाया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, ड्यू टू सोर्स चार्ज की वजह से। F इक्वल टू क्यू इंटू ई हो चुका है यहाँ पे हमारे पास। अब देखो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में जरूर ध्यान रखना। तो यहाँ से सीखने को क्या मिला कि जब मान लो कि कोई चार्ज किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, जब कोई चार्ज किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। ठीक है, मान लो कि ये चार्ज अगर मान लो पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, यहाँ पे Q पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इधर की तरफ लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। मतलब ये दूसरा चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा, वो फोर्स क्या हुआ, Q इंटू ई। अगर मैं नेगेटिव चार्ज रख देता हूं तो इस नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि अब यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा तो F वेक्टर और E वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो इसके ऊपर इधर की तरफ लगेगा फोर्स माइनस क्यू ई। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई चार्ज किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स का वैल्यू होता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई हुआ करता है। ओके, अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज बात करता हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूँ। वो कॉन्सेप्ट है मेरे पास ये कि जो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात कर लेता हूँ। अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बाहर की ओर जाती है, इतना पता है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हमें क्या होती है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें अंदर की ओर आती है, ये चीज़ आपको पता रखनी है, एक चीज़ ये। दूसरी मैं बात करता हूँ इसके यूनिट की, F इक्वल टू होता है क्यू ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यहाँ पे न्यूटन पर कूलम्ब बोल सकता हूँ। कभी कभी सवालों में क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोला जाता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से मान लो कि मेरे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, मान लो कि मेरे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, और r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। यहाँ पे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और मुझे इस r डिस्टेंस पे मुझे इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो देखो गॉस थ्योरम अलग होते हैं, यहाँ पे मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो देखना। तो यहाँ पे r डिस्टेंस पे मुझे पता करना है, तो आपको क्या मानना है कि यहाँ पे q छोटा सा चार्ज मान लो, प्लस q चार्ज एक छोटा सा चार्ज मान लो, बिल्कुल छोटा सा चार्ज है, ऐसा चार्ज है जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, प्रभावित नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं डालेगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक है, इसका अपना खुद का चार्ज है, और q बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत छोटा सा स्मॉल चार्ज है, यहाँ पे स्मॉल चार्ज है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वाले चार्ज की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख सकता हूँ, इस चार्ज के ऊपर लगाया गया फोर्स। ठीक है, ये F मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे K Q, और ये Q अपॉन आर स्क्वायर अपॉन बाई क्यू। Q से Q चला गया तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ K Q अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। तो r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, K Q अपॉन आर स्क्वायर। Q क्या है, यहाँ पे ये चार्ज है, R क्या है, ये सीधी डिस्टेंस है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके वेक्टर फॉर्म की मैं बात करता हूँ। अगर मैं इसके वेक्टर फॉर्म की बात करता हूँ तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा जाता है K Q
आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है इसको वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पे क्यू को आपको विद साइन के साथ लिखना पड़ेगा, क्यू विद साइन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज है कि डायरेक्शन कैसे पता करें, तो डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करना है कि इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इस प्लस क्यू चार्ज जो पॉइंट चार्ज था इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, ठीक है। या तो आप चाहो तो यहाँ पे +1 कूलम्ब चार्ज मान लो, और इस +1 कूलम्ब चार्ज पे जो फोर्स लगा है वही क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए आपको क्या करना है, इस +1 कूलम्ब चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे मैंने +1 कूलम्ब चार्ज माना, एक छोटा सा चार्ज मान लो प्लस क्यू माना, तो इसके ऊपर डायरेक्शन बाहर की ओर है ऐसे, तो यही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो +1 कूलम्ब चार्ज या जो स्मॉल चार्ज माना है मैंने, ये केवल डायरेक्शन पता करने का मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। क्या करना है, +1 कूलम्ब चार्ज माना है यहाँ पे, और इसके ऊपर जो लगी फोर्स की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। +1 कूलम्ब चार्ज बहुत ज्यादा होता है वैसे, अब +1 माइक्रो कूलम्ब मान लो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपको वो प्लस क्यू स्मॉल चार्ज ही सही है ज्यादा, क्योंकि माइक्रो कूलम्ब वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे वेक्टर फॉर्म की। वेक्टर फॉर्म ये हो गया KQR वेक्टर अपॉन आर क्यूब। देखो आर वेक्टर का हेड वहां पे होगा जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ये प्लस क्यू चार्ज है और मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस पॉइंट पे, स्पेस में कोई पॉइंट है, तो आर वेक्टर का हेड वहां पे होगा जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आर वेक्टर का हेड यहाँ पे होगा, ठीक है। और किस चार्ज के रेस्पेक्ट में, इस क्यू चार्ज के रेस्पेक्ट में होगा, तो ये हो गया आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का हेड वहां पे होगा जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। और डायरेक्शन देखने का तरीका मैं क्या बता दिया, एक तो या तो प्लस क्यू स्मॉल चार्ज मान लो, और इसके ऊपर जो लगा फोर्स है वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा वहां पे, या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाएगा वहां पे। और डायरेक्शन क्या करना है, इस प्लस क्यू चार्ज पे जो लगी फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ओके। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से मैंने ये बताया है। अब सवाल्स करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा हो चुका है, यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करते हैं। डायरेक्शन कैसे पता करता है वो हमने पता कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखो छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास है एक, मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा यहाँ पे रॉड की वजह से इतना, तो दो डेरिवेशन यहाँ पे मैं भी बता देता हूँ कि दो डायरेक्ट रिजल्ट। एक मेरे पास प्लस लैम्डा रॉड है, प्लस क्यू चार्ज की एक रॉड है जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है, यूनिफॉर्म डेंसिटी चार्ज की रॉड है, और जिसकी लेंथ है L, और D डिस्टेंस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो D डिस्टेंस पे देखो पॉइंट चार्ज के लिए जो वैलिड था फॉर्मूला, एक छोटा सा क्या लूंगा, x डिस्टेंस पे आके एक छोटा सा एलिमेंट चूज करूंगा, dx एलिमेंट इस तरह से चूज करना है जिससे बन के वो पूरा सिस्टम बन जाए। इसके ऊपर जरा सा चार्ज होगा dq, पर यूनिट चार्ज कितना होता है q/l, तो dx लेंथ में कितना चार्ज आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। फिर इसकी वजह से जो जरा सा चार्ज, जरा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो dE लिख दो। कैसे लिखोगे, k dq, यहाँ पे क्या मानना आपको, स्मॉल चार्ज माना या फिर +1 कूलम्ब चार्ज मान लो, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे लगा फोर्स क्या होगा, k dq अपॉन x²। यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन कर दो तो पूरे का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो सॉल्व करने पे E का वैल्यू आता है हमारे पास KQ अपॉन D कोष्टक D+L। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। रोड की वजह से D डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये आपको पता करना है, ये याद रखना आपको। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बात करता हूँ, रिंग की वजह से मैं उसकी एक्सेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस क्यू चार्ज की है और जिसकी रेडियस r है और यूनिफॉर्म है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म रॉड की बात कर, यूनिफॉर्म रिंग की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे यूनिफॉर्म रिंग की बात कर रहा हूँ जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो इसकी एक्सेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो E इक्वल टू होता है KQX अपॉन r² प्लस x² 3/2। ये रिजल्ट आपको याद करना और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है पूरे चैप्टर में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं बात करता हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही है, KQX अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। x क्या है यहाँ पे, इसके सेंटर से डिस्टेंस है, x डिस्टेंस पे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इधर की तरफ होती है। इस रिंग की वजह से याद रखना, यहाँ पे अगर रिंग है प्लस क्यू चार्ज की है, रेडियस r है, तो इधर सेंटर से इधर की तरफ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर की तरफ होगी, और इधर की तरफ एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर की तरफ होगी। वो आपको खुद को पता करना है। रिंग होती है इस तरह से, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होता है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, सिमेट्रिकल से ये कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। बचता केवल इस वाला कंपोनेंट, ये यही कंपोनेंट बचता है एक्स डायरेक्शन का, DE cos θ वाला। तो आपको ये डायरेक्शन मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे रिजल्ट मैंने आपको बता दिया।
अब रिंग की वजह से जो छोटा सा रिजल्ट आया था हमारा एक, उसके ग्राफ की मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिंग वाला रिजल्ट। तो देखो हमारे पास है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई रिंग है इस तरह से मेरे पास, ये इस तरह से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है और इधर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, प्लस क्यू चार्ज की रिंग है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ई और एक्स के बीच में मैं कर्व बना रहा हूँ, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जब मैं इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, यहाँ पे x बराबर 0 पे रिंग रख देता हूँ ये, तो यहाँ पे जब आप x बराबर इन्फिनिटी पुट करो, यहाँ पे आप x बराबर जब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो आप क्या करो, यहाँ पे क्यू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ पे, तो x ये रहा, x स्क्वायर कॉमन लेगे तो बाहर बचेगा आपके पास एक्स क्यूब और आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 ये बचेगा आपके पास। x से x चला गया तो नीचे बचा एक्स स्क्वायर। जब आप x बराबर इन्फिनिटी पुट करोगे यहाँ पे तो ये टर्म लगभग 0 हो जाएगी। x से x गया, x बराबर इन्फिनिटी पुट करोगे तो लगभग ये टर्म 0, तो लगभग ये 0 होगी, लेकिन 0 नहीं होगी क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा नंबर है, ऊपर बहुत छोटा है, तो लगभग ये 0 होगी। तो करो कुछ इस तरह से हुआ होगा, ये करो कुछ इस तरह से होगा। सिमेट्रिकल से मैं बोल सकता हूँ इधर भी ऐसा कुछ हुआ होगा, इधर भी ऐसा कुछ हुआ होगा। तो यहाँ पे जो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम वैल्यू पे dE/dx क्या होगा, 0 होगा। और ये होता है x इक्वल टू r/√2 पे, और यहाँ पे x इक्वल टू होता है r/√2 पे, जो कोऑर्डिनेट होता है x इक्वल टू माइनस r/√2 पे। अगर डिस्टेंस पूछे तो x इक्वल टू r/√2 पे। तो रिंग की वजह से जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इसके सेंटर से इतनी डिस्टेंस पे होता है, x इक्वल टू r/√2 दूरी पे। करो कुछ इस तरह से होता है, ये आपको याद रखना है और ये रिजल्ट आपको याद रखना है। किया कैसे, dE/dx यहाँ पे 0 करा तो x का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आ चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। यहाँ पे पहला सवाल आपके पास कुछ इस तरह से देख लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक कॉन्सेप्ट को जरा सा और समझ लो। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्या करता हूँ, एक स्प्रिंग लटका देता हूँ, के जिसका फोर्स कांस्टेंट है और m मास की है, ठीक है, और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो आपको बताना है कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब ये इक्विलिब्रियम में है ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उसके ऊपर लगने वाला रिजल्टेड फोर्स 0। अब देखो ये प्लस क्यू चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आया है किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और वो लगेगा F इक्वल टू QE नीचे की तरफ। इसके ऊपर खुद के वेट के कारण लगेगा mg और स्प्रिंग की वजह से kx। रिजल्टेड फोर्स 0 होना चाहिए, तो kx इक्वल टू mg प्लस QE। तो x इक्वल टू आ चुका है मेरे पास mg प्लस QE अपॉन बाई k, और स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के x स्क्वायर हुआ करती है। x का वैल्यू उठा के आप यहाँ से पुट करो, सवाल खत्म हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है कि एक सिंपल पेंडुलम है और इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लटकाया गया है, ठीक है, और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और इसका मास है m। तो आपको इसका टाइम पीरियड बताना है कितना होगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट के अंदर L अपॉन बाई जी इफेक्टिव। सवाल में मैं केवल जी इफेक्टिव क्या होता है इसलिए बताने के लिए रखा है इसको। तो जी इफेक्टिव का जो फॉर्मूला होता है रिजल्टेड फोर्स टेंशन फोर्स के अलावा, इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला रिजल्टेड फोर्स टेंशन के अलावा अपॉन टोटल मास m, ये हुआ करता है जी फैक्टिव का वैल्यू। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर L अपॉन जी। L क्या था, ये वाली लेंथ स्ट्रिंग की जिसके लटका हुआ है। तो देखो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, mg प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QU। तो रिजल्टेड फोर्स mg प्लस QE टेंशन फोर्स के अलावा, टेंशन फोर्स स्ट्रिंग की वजह से T, तो टेंशन फोर्स के अलावा रिजल्टेड फोर्स लिखना है यहाँ पे मुझे, टोटल मास m, ये हो गया जी फैक्टिव। इस जी फैक्टिव का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास सवाल खत्म हो चुका है। कभी कभी सवाल आपके पास इस तरह से आ जाएगा कि ये इधर की तरफ जा रही है जी से और यहाँ पे सिंपल पेंडुलम लटकाया गया और ये ऊपर की ओर भी जी से जा रही है और नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे m मास और प्लस q चार्ज है यहाँ पे, और इन्होंने बोल दिया कि mg ज़्यादा है q से, मान लो mg ज़्यादा है q से। तो आपको बताना है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा सिंपल पेंडुलम का। तो सिंपल सवाल है, t इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर L बाई जी इफेक्टिव,
ये होगा, मान लो ये जी से नहीं बस इधर की तरफ जा रही है जी से, तो L अपॉन जी इफेक्टिव ये हुआ करता है। तो मैं क्या करूंगा, इसके रेस्पेक्ट में सुडो फोर्स लगाऊंगा तो इसके ऊपर इधर की तरफ लगेगा mg, खुद के वेट के कारण भी mg लगेगा, और नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा mqu होगा, और टेंशन T। मुझे रिजल्टेड फोर्स लिखना था यहाँ पे इसके ऊपर, तो रिजल्टेड फोर्स कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे ये रिजल्टेड फोर्स कुछ इधर की तरफ आएगा, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो रिजल्टेड फोर्स कुछ इस तरह से आता है। तो रिजल्टेड फोर्स लिखना है टेंशन फोर्स के अलावा अपॉन टोटल m, तो ये हो गया जी इफेक्टिव, उठा के पुट करो तो सवाल खत्म है। तो ये इस तरह से लिखना है। जी इफेक्टिव कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बताया इस सवाल में, तो सवाल में कुछ नहीं था ऐसा। अगला सवाल है आपके पास, एक छोटा सा सवाल कराता हूँ आपको जो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल से आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मिलेगी। देखो ये रिंग है मेरे पास, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था इसके ऊपर, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन था इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज का। अब क्या कर दिया जाता है इस रिंग पे, इस तरह से था, तो यहाँ पे इसकी रेडियस आर है, ठीक है। सेंटर पे अभी तो जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे पता है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, जीरो होता था, सिमेट्री से मैं बोल सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ऊपर वाला एक छोटा सा पोर्शन काट देता हूँ यहाँ से, और ये रिंग कुछ इस तरह से बन जाती है। अब इन्होंने पूछा कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, कुछ इस तरह से इन्होंने बना दिया। अभी भी यूनिफॉर्म है लेकिन यहाँ से छोटा सा पोर्शन निकाल दिया, मान लो डी क्यू पोर्शन यहाँ से मैं निकाल दिया। अब तो देखो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए मुझे क्या करना है, देखो जो कॉन्सेप्ट है वो देखो, यहाँ पे वापस इस रिंग को बना दो और यहाँ पे क्या करो आप प्लस डी क्यू और माइनस डी क्यू मान लो, प्लस डी क्यू और माइनस डी क्यू। अभी भी तो नेट चार्ज यहाँ पे जीरो है, इस वाली जगह पे आप क्या करो प्लस डी क्यू और माइनस डी क्यू चार्ज मान लो, तो अभी भी नेट चार्ज तो जीरो है। अब इस डी क्यू को मिला के देखो तो यहाँ पे वापस एक रिंग बन गई और एक माइनस डी क्यू चार्ज है, तो कुछ इस तरह से बन गया ये तो पूरा ये हो गया, रिंग बन गई, डी क्यू को वापस डालने के बाद और एक माइनस डी क्यू यहाँ पे और बैठा हुआ है। इस रिंग की वजह से तो पूरी की वजह से तो यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो, और इस माइनस डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऊपर की ओर होगा सेंटर पे, रिंग की वजह से तो पूरा हो गया जीरो, और माइनस डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या होगा सेंटर पे ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैसे पता करें, यहाँ पे +1 कूलम्ब चार्ज मान लो, और इसके ऊपर जो लगा फोर्स है वही डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो ऊपर की ओर होगी यहाँ पे डायरेक्शन। तो ये सवाल पूछा गया सवाल था, और सवाल में कॉन्सेप्ट था वो काफी कम का था, प्लस डी क्यू और माइनस डी क्यू किस तरह से माना मैंने वो। अगला सवाल सिंपल है, डब्ल्यू बराबर डेल्टा के ही लगाना है, इसलिए तो मैं बोला था कि क्लास 12 के टॉपिक्स में अगर आना है आपको तो वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन आपको आना ही चाहिए। क्वेश्चन है आपके पास ये कि एक स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है और इसका मास है m इस ऑब्जेक्ट का, और ये जो सरफेस है वो है रफ, और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है। तो सवाल ये है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, ये सवाल आपको बताना है। तो सवाल में कुछ नहीं करना, सवाल में बस डब्ल्यू बराबर डेल्टा के ही लगाना है आपको। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटीज की जीरो थी, सवाल में होगा क्या इसके पास, देखो अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, इधर की तरफ इस चार्ज का प्लस क्यू चार्ज है मान लो इसके ऊपर, ठीक है प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्यूई, इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्यूई इधर की तरफ नेट, ठीक है, और नीचे की तरफ भी क्यूई लगेगा, खुद के वेट के कारण mg लगेगा, और ऊपर की ओर लगेगा नॉर्मल यहाँ पे, और ये इधर की तरफ मूव करेगा तो पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इतना चीज समझ में आया मुझे यहाँ पे। अब यहाँ पे ऊपर नीचे तो मोशन नहीं कर रहा है, तो ये तो हो गया रेस्ट में, ये इधर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ रुका हुआ ऑब्जेक्ट था तो उसी दिशा में चलना शुरू करेगा जिस दिशा में उसका एक्सीलरेशन होता है, और पीछे स्प्रिंग बंधी हुई है। अब ये इधर की तरफ जाएगा तो अब स्प्रिंग फोर्स भी लगातार क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स लगातार बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब स्प्रिंग फोर्स इस फोर्स के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स भी है जो कि क्या है कांस्टेंट है। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, फिर धीरे धीरे स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, तो फिर यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी। एक मोमेंट आएगा जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी इधर जाके, तभी तो मैं बोलूंगा कि इसके अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन है, मैं बोल सकता हूँ कि तभी तो इसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। तो यहाँ पे देखो F2 का वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाएगा ब्लॉक बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसी केस में मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंशन है। तो मैं डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के ही लगा रहा हूँ, और डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के जब भी लगाते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक लगा रहे हैं और किस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं।
जिस भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्स है सबका वर्क डन लिखते हैं और डेल्टा के ही लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में तो चाहे जीरो होगा, जीरो था तो जीरो, ये तो हो गया। डब्ल्यू किसी का था, नॉर्मल का वर्क था, एमजी का वर्क था, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क था और स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वर्क डन था, टोटल जीरो। नॉर्मल का फोर्स वर्क डन जीरो, एमजी का वर्क डन जीरो, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन मुझे लिखना है। तो फ्रिक्शन फोर्स का क्या था यहाँ पे, म्यू के इनटू माइनस साइन क्यों लिखा है यहाँ पे, माइनस साइन इसलिए लिख दिया कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, इसलिए पहले से। एन कितना है यहाँ पे, एन का वैल्यू यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एम जी प्लस क्यू के इक्वल होगा। और यहाँ पे एक्स मैक्स, ये जो है एक्स मैक्स डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180, तो यहाँ पे माइनस साइन हो गया। डब्ल्यू स्प्रिंग का वर्क डन हाफ, ठीक है, के एक्स इनिशियल स्क्वायर, इनिशियल में अपनी नेचुरल लेंथ में थी, फाइनल एक्स मैक्स का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्क डन क्यू इंटू ई इंटू एक्स, पॉजिटिव वर्क डन होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी इधर की तरफ है, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा इक्वल टू जीरो। यहाँ से सॉल्व करने पे आपको एक्स मैक्स आ जाएगा। तो सवाल यहाँ पे खत्म था, कुछ भी नहीं था, टोटल वर्क डन लिखा जितने भी फोर्स थे उनका और सबको समेशन जीरो कर दिया मैंने। क्यों करा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में जीरो, फाइनल में भी जीरो, तो डेल्टा के कितना होगा, जीरो होगा। वर्क डन कैसे लिखा, ये यहाँ पे ध्यान रखना, फ्रिक्शन का एन कैसे लिखा, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे mg प्लस क्यू के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ए और बी दो चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। सवाल ये है कि जब आप ए से बी के बीच में जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है लगातार या लगातार कम होता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले घटता है या फिर बढ़ता है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो सवाल में कुछ भी नहीं है, दो प्लस क्यू चार्ज है। देखो मैं बोल सकता हूँ कि अगर दोनों से सेम डिस्टेंस की मैं बात करता हूँ, एक्स एक्स डिस्टेंस की, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 कूलम्ब चार्ज मान लो, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ और इसकी वजह से इधर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे, और डायरेक्शन देखने के लिए अपन क्या मानते थे, प्लस कूलम्ब चार्ज। यहाँ पे डायरेक्शन देखने का केवल मेथड है ये, ठीक है। तो प्लस 1 कूलम्ब चार्ज यहाँ पे मान लेते थे और इसके ऊपर जो लगे फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस चार्ज की वजह से तो कितना होगा यहाँ पे इधर की तरफ और इसकी वजह से इधर की तरफ। यहाँ पे डिस्टेंस लगभग क्या है, डिस्टेंस यहाँ पे लगभग क्या है, जीरो है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग इन्फिनिटी के लगभग होगा। के क्यू अपॉन उसकी वजह से एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन लगभग यहाँ पे समथिंग बहुत छोटा नंबर है यहाँ पे उसका स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगभग ये होगा और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग ये होगा, सेम इसकी तरह। तो मैं बोल सकता हूँ अगर यहाँ पे पहले ज़्यादा था फिर धीरे धीरे कम हुआ तभी तो बीच में जीरो हुआ होगा। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड था फिर यहाँ पे आके ये जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। तो पहले क्या होगा, कम होगा फिर बढ़ा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा इसके अंदर कि पहले कम फिर बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है कि एक यूनिफॉर्म रॉड नहीं है यहाँ पे। अभी यूनिफॉर्म रॉड की वजह से डी डिस्टेंस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकता हूँ। क्या हुआ करता था, के क्यू अपॉन डी कोष्टक डी प्लस एल। अब ये सवाल जेईई मेंस में पूछा गया था, वहाँ पे कुछ इस तरह से दे रखा था ए एल प्लस बी एल क्यूब अपॉन इतना इतना लैम्डा। तो यहाँ पे मैंने लैम्डा को लैम्डा नोट एक्स दे दिया, ये चार्ज डेंसिटी के बारे में बता रहा है। तो इस रोड की वजह से मुझे यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैं क्या करूँगा इस सवाल में, यहाँ पे मुझे बताना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से x डिस्टेंस पे आके एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा dx लेंथ का और जिसके ऊपर जरा सा चार्ज होगा dq, ठीक है। इंडिकेशन इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे यूनिफॉर्म रोड नहीं है, चार्ज डेंसिटी चेंज हो रही है और x बराबर 0 यहाँ पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से x डिस्टेंस पे आके मैं छोटा सा एलिमेंट लिया यहाँ पे dx। अब इस dx चार्ज की वजह से यहाँ पे जो जरा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो d लिखूंगा मैं यहाँ पे, d कितना लिखूंगा यहाँ पे मैं, k डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन कर देता हूँ यहाँ पे डी क्यू को ऐसा लिख सकता हूँ लैम्डा नॉट एक्स इंटू डी एक्स के अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी। लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है, एक्स बराबर लिमिट कहाँ से कहाँ, देखो ये एल है और यहाँ से ये है डी, तो मैं लिमिट यहाँ से बोल सकता हूँ कि x बराबर एल से लेके एल प्लस डी तक लगानी है मुझे। x बराबर एल से लेके एल प्लस डी तक मुझे यहाँ पे लिमिट लगानी होगी। x क्या, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x।
आगे सवाल आप खुद खत्म कर सकते हो इसको। तो सवाल में क्या करना था आपको, यहाँ तक करना था, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है आपको। लिमिट कहाँ से लगानी है, एल से लेके एल प्लस डी तक लगानी है आपको। एक्स डिस्टेंस पे आगे छोटा सा एलिमेंट लिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करा मैंने, फिर ऐसा। तो सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना था इस सवाल में। अगला सवाल है आपके पास, काफी अच्छा सवाल है। इस सवाल में क्या दे रखा है कि एक रिंग है, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म रिंग है, कुछ ऊपर देखो इसको यहाँ पे इस तरह से, सवाल समझ लो, जो कि क्या है फिक्स है और ये इसका सेंटर है, और सेंटर से यहाँ पे एक डिस्टेंस है, यहाँ पे एक एम चार्ज रखा हुआ है, एम पॉजिटिव, एक एम मास का, यहाँ पे एम सॉरी मास है, और क्यू एक चार्ज है जो कि क्या है नेगेटिव चार्ज है। इसको यू बराबर 0 से क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और ये प्लस क्यू चार्ज की रिंग है, यूनिफॉर्म है, जो कि क्या है फिक्स है। तो सवाल ये है कि क्या ये चार्ज है जो एम मास का जो पार्टिकल है, ये क्या एसएचएम करेगा, ऑक्सीलेशन करेगा, ये पूछा अगर एसएचएम करेगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये सब पूछा है इन्होंने। तो देखो सवाल में कुछ भी नहीं था इस सवाल में, माइनस क्यू चार्ज का है, एम मास का पार्टिकल है, यू बराबर 0 से छोड़ दिया जाता है, और प्लस क्यू चार्ज की रिंग है। देखो रिंग की वजह से अगर मुझे पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर एक्स लेस देन आर हुआ करता था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब हो जाता था, ये होता था। जब एक्स लेस देन आर हुआ करता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता था के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए जब एक्स लेस देन आर। ये भी जो डिस्टेंस है वो काफी छोटी है, एक्स लेस देन आर है। अब इसको यहाँ से जैसे ही छोड़ दिया जाएगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, और इधर वाले पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है। अब इस माइनस क्यूब चार्ज को जैसे ही छोड़ दिया जाएगा तो ये वाला चार्ज किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, इस रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सिस पे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है ये। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो F = QE। अब रुका हुआ ऑब्जेक्ट उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है जिस दिशा में उसका एक्सेलरेशन होता है, ये इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। अब मूव करता करता जैसे ही ये सेंटर पे आएगा तो रिजल्टेड फोर्स इसके ऊपर 0 हो गया। अब इसके पास कुछ वेलोसिटी आई होगी, उस वेलोसिटी की वजह से ये आगे आएगा। अब यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज जैसे आया तो इसके ऊपर फोर्स अब अपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू हो गया, इधर की तरफ। F = नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, तो रिजल्टेड फोर्स इधर की तरफ लगेगा, F = -QE। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे जैसे यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कम होती जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो एक मोमेंट आएगा जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अब फिर 0 वेलोसिटी होगी यहाँ पे, अब रुक गया ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये वेलोसिटी क्या हो गई 0, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रुक गया। अब इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो रुका हुआ ऑब्जेक्ट उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है जिस दिशा में उसका एक्सेलरेशन होता है, तो ये वापस इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा। फिर आएगा तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, किसी फिक्स पॉइंट के बाद कुछ ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है ये, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑक्सीलेशन तो करेगा, इस फिक्स पॉइंट के अबाव क्या कर रहा है, ये ऑक्सीलेशन तो कर रहा है। ठीक है, अब ये पता करना है कि एसएचएम करेगा या नहीं। तो एसएचएम पता करने के लिए क्या करना है आपको, एसएचएम करेगा या नहीं उसके लिए क्या करना है आपको, इसकी मेन पोजीशन ये है, मेन पोजीशन पे रिजल्टेड फोर्स क्या हुआ करता है, 0 हुआ करता है। तो इसकी ये मेन पोजीशन है, तो मैं इसको मेन पोजीशन से जरा सा एक्स डिस्प्लेस करके इसके ऊपर लगने वाला फोर्स लिखता हूँ। देखो लगने वाला फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, रिजल्टेड फोर्स F रिजल्टेड = होगा इसके ऊपर KQX/R³ इंटू ये Q, ये होगा। सिंपल चीज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका चार्ज, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इसके ऊपर इधर की तरफ होगा। अब देखो लगने वाला रिजल्टेड फोर्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x⁻1 के और मेन पोजीशन की ओर लग रहा है तो वो पार्टिकल क्या करता है, एसएचएम करता है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब लगने वाला रिजल्टेड फोर्स यहाँ पे देखो मेन पोजीशन की ओर लग रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x⁻1 के, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, एसएचएम करेगा। अब पूछा कि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, x = 0 पे होगी यहाँ पे मैक्सिमम। जब रिजल्टेड फोर्स 0 होता है उसी केस में मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, क्योंकि रिजल्टेड फोर्स में A = 0 मतलब dv/dt 0, इसका मतलब